Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sheikh Irfanullah Khan. I am assistant professor in Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology, Abbottabad. Dear students, MTH 471 के सिलसिले इंटीग्रल इक्वेशंस का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स जो पहला लेक्चर नहीं अटेंड कर सके वो भी उससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। पहले लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की, जो चीज़ें हमने पढ़ी, उसका एक शॉर्ट सा ओवरव्यू कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या कुछ किया। हाउ टू डिफाइन एन इंटीग्रल इक्वेशन, कि इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन मींस क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, कितनी क्लासेस हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था मेनली टू क्लासेस, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन एंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। उसी के साथ रिलेटेड टाइप्स डिफाइन की थी जो इन्हीं क्लासेस के रिलेटेड हैं, वो इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी और एक्सरसाइज क्वेश्चन। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, डेफिनेशन कि किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच u of x to be determined unknown function appears under the integral sign। अगर इंटीग्रल साइन को हम देखें, ये एक एग्जांपल है जो जनरल फॉर्म हमने लिखी थी, u of x f of x plus alpha of x beta of x k of xt u of t dt। यहाँ से देखें हमें नज़र क्या आ रहा है कि u of t इसे हमने अननोन फंक्शन कहा और ये अपेयर हो रहा है इंटीग्रल साइन के अंदर। तो ऐसी इक्वेशन जो कि इंटीग्रल साइन के अंदर लिखी जाए अननोन फंक्शन, उसे हम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन में हमने ये डिफाइन किया था कि इसकी मेन क्लासेस हमारे पास क्या थी, उनको हम लिख लेते हैं। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, एंड सेकंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये दो मेन क्लासेस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। मेन क्लासेस और इनसे रिलेटेड क्लासेस हमने क्या पढ़ी थी, इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड टाइप ऑफ रिलेटेड टाइप सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन। इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था, ऐसी इक्वेशन जिसमें
अननोन फंक्शन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की फॉर्म में और इंटीग्रल साइन के अंदर अपीयर हो। अब उसकी एग्जांपल अगर हम देखें, वो एग्जांपल क्या बन जाएगी, u डैश ऑफ x, जैसा कि हमने बताया u डैश ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a2 x k ऑफ xt ut dt। इसमें हम देख सकते हैं कि अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के बाहर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की फॉर्म में है और इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन डिफाइन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी हो और सिंपल फंक्शन भी हो, तो उसे हम इंटेग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप थी रिलेटेड टाइप, सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन। सिंगुलर इंटेग्रल इक्वेशन को हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि ऐसी इक्वेशन चाहे वो फर्स्ट काइंड की है या सेकेंड काइंड की, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में से कोई एक लिमिट, चाहे वो लोअर लिमिट हो चाहे वो अपर लिमिट हो या दोनों लिमिट्स, अगर इन्फिनिट होंगी तो इस टाइप की इक्वेशन को हम सिंगुलर इक्वेशन कहेंगे। एक टाइप तो ये बन गई, और सेकंड सिंगुलर टाइप हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो सिंगुलर इक्वेशन जिसमें कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन अनडिफाइंड हो, बिकम इन्फिनिट, तो उस टाइप की इक्वेशन को भी हम सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं। नेक्स्ट था सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं हो सका, वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। बाकी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस लास्ट लेक्चर में आपको कराई गई थी और साथ एक्सरसाइजेस दी गई थी ताकि आप घर में उनको परफॉर्म कर सकें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ए सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन इज अ फंक्शन u of x which when substituted into the equation reduces it to an identity with respect to x। एक तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, और सेकंड, if the given solution is substituted in the right hand side of the equation, the output of this direct substitution must yield the left hand side। दोनों में बातें एक ही हैं बट डिफरेंट अंदाज से की गई हैं। फर्स्ट में कहा गया है ए सॉल्यूशन, जैसे हम स्टार्ट में देखते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन इज अ फंक्शन u of x which when substituted into the equation reduce it to identity with respect to x, means left hand side equals to right hand side। और अगर वही सॉल्यूशन डायरेक्ट राइट हैंड साइड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए और उसका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच कर जाए, तो उससे हम उस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहली एग्जांपल, शो दैट u of x equals to e raised to power x is a solution of the integral equation which is Volterra integral equation u of x equals to 1 plus limit 0 to x u of t dt। अब इसमें देखें, u of x हमें गिवन फंक्शन है, u of x equals to e raised to power x। अगर इस इक्वेशन को मैं स्टार का नाम दे दूं और इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, u of x मीन्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 प्लस 0 to x u of t dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1 प्लस 0 to x, और u of t किसकी इक्वल है, e raised to power x
dt। अब क्योंकि हमारे पास e रेज़ टू पावर x था और इंटीग्रल में हम विद रिस्पेक्ट टू t लिख रहे हैं, तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा 1 प्लस 0 टू x, क्योंकि x लिमिट पॉइंट है हमारे पास e रेज़ टू पावर t dt। और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम इंटीग्रेशन लें 1 प्लस वही इंटीग्रेशन दोबारा आ जाएगी e रेज़ टू पावर t, लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 टू x इक्वल्स टू 1 प्लस लिमिट सब्स्टिट्यूट करें e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर 0 equals to 1 plus e raised to power x and anything raised to power 0 equals to 1 minus 1, 1 से 1 cancel equals to e raised to power x, और e raised to power x हमारे पास क्या था जो सॉल्यूशन हमने लिया था, equals to u of x, और ये किसकी इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड। अगर इक्वेशन को हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था u ऑफ x, और u ऑफ x की जगह राइट हैंड साइड हमने ली, u ऑफ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इंटीग्रेट किया, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया u ऑफ x, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। और यही हमने डेफिनेशन में कहा था कि अगर डायरेक्ट u ऑफ x की वैल्यू इंटीग्रल इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट की जाए तो उसका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड को मैच करना चाहिए, और इस एग्जांपल में यही हुआ। इसी से रिलेटेड एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। उसमें एग्जांपल में शो दैट u ऑफ x इक्वल्स टू x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। u ऑफ x इक्वल्स टू x, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 by 6 x minus 1 by 9 plus 1 by 3 0 to 1 x plus t into t dt। क्योंकि हमारे पास अननोन फंक्शन या सॉल्यूशन किसकी इक्वल है x की इक्वल, तो u ऑफ t की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वल्स टू 5 by 6 x minus 1 by 9 plus 1 by 3 xt plus t square dt equals to 5 by 6 or limit 0 to 1, 5 by 6 x minus 1 by 9 plus 1 by 3, इंटीग्रेशन अगर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t x t स्क्वेयर बाय 2 प्लस t क्यूब बाय 3 0 to 1 equals to 5 by 6 x minus 1 by 9 plus 1 by 3 when t equals to 1, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x बाय 2 प्लस 1 बाय 3। सेकेंड लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी, इक्वल्स टू 5 बाई x 5 बाई 6x माइनस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 3। 1 बाई 3 को जब x बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई 6, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 9, 1 बाई 9 से 1 बाई 9 कैंसिल, इक्वल्स टू 5 बाई 6 x प्लस 1 बाई 6, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इक्वल्स टू 6 बाई 6 x विच इज इक्वल टू x, और x हमारे पास क्या था u ऑफ x, इसे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड
उम्मीद है सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। इन दो एग्जांपल्स को परफॉर्म करने के बाद कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आए हैं सॉल्यूशन के बारे में, जिनको हम वैल्यूएबल रिमार्क्स कैन बी मेड with respect to the concept of the solution of an integral equation, जिसमें फर्स्ट रिमार्क्स जो क्वेश्चन अराइज होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है यूनिक है। इस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं जब हम किसी इंटीग्रल इक्वेशन को या डिफरेंशियल इक्वेशन को डील कर रहे होते हैं। इसके बारे में डिटेल से आइंदा के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड रिमार्क हमारा कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर एन इंटीग्रल इक्वेशन देन दिस सॉल्यूशन मे बी गिवन इन अ क्लोज्ड फॉर्म expressed in terms of elementary functions such as polynomial, exponential, trigonometric और हाइपरबॉलिक एटसेट्रा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 1 और 2 में देखा। एग्जाम्पल 1 में सॉल्यूशन हमारे पास किस टाइप का था? एक्सपोनेंशियल टाइप, u ऑफ x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x, और एग्जाम्पल 2 में हमारे पास सॉल्यूशन पॉलिनोमियल फंक्शन था u ऑफ x इक्वल्स टू x। इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी ले सकते हैं और हाइपरबॉलिक वैल्यूज भी डिफाइन की जा सकती हैं। तो सेकंड पॉइंट था कि अगर किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या हम उसे एलिमेंट्री फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं? एलिमेंट्री फंक्शंस कौन से? लाइक पॉलिनोमियल, लाइक एक्सपोनेंशियल, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, लाइक हाइपरबॉलिक। अगर लिखे जा सकते हैं उसमें हम ये बात वाज़े करना चाहते हैं कि बाज़ औक़ात एलिमेंट्री फंक्शंस हम डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्लोज्ड फॉर्म में लिखा जा सके या एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम डिफाइन कर सकें। ऐसी सूरत हाल में कि अगर किसी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम एलिमेंट्री फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन ना कर सकें या एक्सप्रेस ना कर सकें, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम इन टर्म्स ऑफ सीरीज फॉर्म चेक करते हैं। और सीरीज फॉर्म सॉल्यूशन नॉर्मली यूज होते हैं जब हम ने किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन या किसी भी प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशंस करनी हो। न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन में जब सीरीज फॉर्म हम यूज करते हैं तो वही सीरीज फॉर्म जितनी ज्यादा टर्म्स हम लेंगे उतनी ही प्रॉब्लम की, उतनी ही सॉल्यूशन की हमें एक्यूरेसी मिलेगी। थर्ड हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सप्रेसिबल फॉर्म्स, exact solution in a closed form and the approximate solution in a series form। दूसरा मायने रखता है जब भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का डिफरेंस कम है। डिफरेंस नॉर्मली हम कैलकुलेट किस वजह से करते हैं? एग्जैक्ट सॉल्यूशन का हमें पता है कि जो भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें वहां से हम डायरेक्ट रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमने सीरीज फॉर्म की कुछ टर्म्स यूज करनी होती हैं या सीरीज को ट्रंकेट करना होता है। अब वो ट्रंकेशन डिपेंड करती है कि फर्स्ट 2 टर्म्स पे हमने ट्रंकेट किया है, फर्स्ट 3 टर्म्स पे ट्रंकेट किया है, फर्स्ट 4 टर्म्स पे हमने ट्रंकेट किया है, कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम इंक्रीज करते जाएंगे उस सॉल्यूशन में एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी हमें ज्यादा से ज्यादा मिलती रहेगी। इसी वजह से थर्ड रिमार्क्स हम इसी को यूज करते हैं कि डिफरेंस ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन, कि एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के दरमियान डिफरेंस कितना है, उनके दरमियान एरर कितना कम है ज्यादा है, वो एरर हम मेजर करते हैं। अब जैसा कि एग्जांपल 1 हम देखें, एग्जांपल 1 में हमने क्या नोट किया कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था,
we note that the exact solution is given in a closed form by the exponential function u of x equals to e raised to power x. However, it will be shown later. बाद में हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे that the solution of the integral equation u of x equals to 1 plus 1 by 4 0 to x into u of t dt. ये भी हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ही है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. इसमें इसका सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है वो हमें सीरीज फॉर्म में मिलता है, और वो सॉल्यूशन क्या है, u of x इक्वल्स टू 1 प्लस 1 by 4 x स्क्वायर प्लस 1 by 48 x4 प्लस 1 over 960 x raised to power 6 एंड सो ऑन. ये क्लोज फॉर्म में सॉल्यूशन गिवन नहीं है, सीरीज फॉर्म में हमने सॉल्यूशन लिया, इसे बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो जरूरी नहीं है, जो फर्स्ट हमने रिमार्क्स दिया था प्रीवियस स्लाइड पे कि सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एग्जिस्ट सॉल्यूशन क्या क्लोज फॉर्म में लिखा जा सकेगा. तो इन जनरल हमने क्या जवाब उसका दिया कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन अ क्लोज्ड फॉर्म. ये जरूरी नहीं है कि किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को हम हमेशा क्लोज्ड फॉर्म में डिफाइन कर सकें. ऐसी सिचुएशन जब हम क्लोज फॉर्म में ना लिख सकें तो उस सॉल्यूशन को हम सीरीज फॉर्म सॉल्यूशन में लिखते हैं, और वो सीरीज फॉर्म सॉल्यूशन हम उसका डिफरेंस चेक करते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन से डिफरेंस कितना है. इन क्लोजिंग आवर रिमार्क्स, अपने रिमार्क्स को कंक्लूड करते हुए या खत्म करते हुए स्टार्ट में हमने क्या लिखा, इन क्लोजिंग आवर रिमार्क्स वी कंसीडर द नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. अभी तक जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए उसमें लीनियर इक्वेशंस थी. लीनियर इक्वेशंस को हम डील करते रहे, चाहे वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन थी, चाहे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन थी. अपने इन रिमार्क्स को कंक्लूड करने के लिए जो हमने सॉल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में कुछ रिमार्क्स बयान किए कि किस तरीके से हम चीज़ों को जज कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट करता है क्या एग्जिस्टेंस उसकी और यूनिकनेस वो वैलिड है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो क्लोज फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, और उनका डिफरेंस या एरर क्या है. अपने रिमार्क्स को कंक्लूड करने के लिए या अख्तिताम पे लाने के लिए हम एक नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एज्यूम करते हैं, और वो नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, u of x इक्वल्स टू 5/6x प्लस 1/2 लिमिट 0 to 1 x u स्क्वायर ऑफ t dt. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉन लीनियर किस वजह से बनी, इस टर्म u स्क्वायर ऑफ t. अगर इसका एक्सपोनेंट 1 होता तो इसे हम लीनियर इक्वेशन कहते. अब नॉन लीनियर इक्वेशन है, और इस नॉन लीनियर इक्वेशन के दो रियल सॉल्यूशन हैं, u of x equals to x and u of x equals to 5x. अब इसकी जस्टिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमने सॉल्यूशन के बारे में डिफाइन किया कि अगर यही वैल्यूज राइट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट की जाएं और लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाए, तब हम कहते हैं कि वो किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन, पर्टिकुलर वैल्यू उस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाती है. तो इस नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे पास दो रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं. तो जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, तो नॉन लीनियर के केस में हम ये कह सकते हैं कि यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है. द यूनिकनेस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस एग्जाम्पल एंड फॉर मैनी अदर नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स. अब ये तो हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल ली जिसमें हमने चेक किया कि सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन यूनिक नहीं है, कि एक ही इंटीग्रल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हमारे पास x भी है और 5x भी है. ऐसी तमाम नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जिनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन एग्जिस्ट करता है. अदरवाइज इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल है, उनका सॉल्यूशन या उनकी यूनिकनेस चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है. नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ते हैं. सॉल्यूशन से रिलेटेड हमने डिटेल से डिस्कशन की कि किस तरीके से सॉल्यूशन
को हम डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है, कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जिनको अहमियत दी जाती है और कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जिनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो उसी सॉल्यूशन के हवाले से या डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट मेथड्स डेवलप करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं जिनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिनका काफ़ी यूज़ होगा आइंदा के लेक्चर्स में। सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, और सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ में फर्स्ट जो वैल्यू हमारे पास है d2y ओवर dx 2, यहाँ पे ये वैल्यू dx2, सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू u ऑफ x, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करने के बाद dy बाई dx इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू x u ऑफ xi dxi प्लस c1 विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मजीद a टू x इंटीग्रेट करने के बाद y ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिमिट a टू x लिमिट a टू xi u ऑफ t dt dxi प्लस c1x प्लस c2। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेन डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल a b पे, और साथ ही हम लेट करते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट a टू x f ऑफ t dt फॉर x बिलोंग्स टू a b, के फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है f ऑफ x इक्वल्स टू a टू x f ऑफ t dt फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b, तो हम कहते हैं देन f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b एंड f डैश ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू a b, और इस f ऑफ x को नॉर्मली हम एंटी डेरिवेटिव की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मल्टीपल इंटीग्रल हो हमारे पास, लाइक मल्टीपल इंटीग्रल रिड्यूस टू अ सिंगल इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि हम इंटीग्रल इक्वेशंस को डील कर रहे हैं, बाज़ औक़ात हमारे पास एक से ज़्यादा इंटीग्रल इक्वेशन भी आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 इंटीग्रल इक्वेशन भी आ सकती हैं, या n टुपल भी हमारे पास आ सकते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए हम उन n टुपल इंटीग्रल्स को सिंगल इंटीग्रल में रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक साइड पे डबल इंटीग्रल हमने डिफाइन किया फ्रॉम a टू x एंड a टू xi f ऑफ t dt dxi डबल इंटीग्रल, और इसे हमने रिड्यूस करना है इक्वल्स टू सिंगल इंटीग्रल a टू x x माइनस t f ऑफ t dt, और इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू a रेज टू पावर a टू लिमिट x x माइनस xi f ऑफ xi dxi। ये इस इंटीग्रल इक्वेशन को या इस मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में रिड्यूस करने के लिए हम प्रूफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फॉर्म में करेंगे। अब ये टोटल वैल्यू हमें डिफाइन है a टू x a टू xi f ऑफ t dt dxi। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रल ऑफ u dv इक्वल्स टू uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू du। अब इस पोर्शन में ये जो हमारे पास वैल्यू है dxi, इस dxi को हमने dv के इक्वलेट किया एंड a टू xi f ऑफ t dt, ये इंटीग्रल फॉर्म उसे किसके इक्वलेट कर लिया, u ऑफ xi के इक्वल। u इंटीग्रल की वैल्यू हमने ले ली और dxi इक्वल्स टू dv। अब dv को जब इंटीग्रेट करेंगे उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, xi, और du, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xi हम लेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ xi, जो हमने अभी प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी कि f डैश ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x, और f ऑफ x को हम लिख सकते हैं a टू x f ऑफ t dt। इंटीग्रल कैलकुलस का थ्योरम यूज करके अगर उसे हम डिफरेंशिएट करें तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, du बाई dxi इक्वल्स टू f ऑफ xi। अब फर्स्ट इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a टू x लिमिट a टू xi f ऑफ t dt dxi, उनकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सेकंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूटिलाइज करें,
तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, जाय लिमिट a टू x f ऑफ t dt a टू x, क्योंकि u हमने कांस्टेंट रखना है और dv का इंटीग्रल लेना है। तो dv हमारे पास सेकंड फंक्शन है और u फर्स्ट फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस टोटल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो वही वैल्यूज हमने यहां पे लिखे, जाय यहां पे आप देख सकते हैं, जाय a जाय ऑफ t dt और उसकी लिमिट a टू x माइनस जाय dv का इंटीग्रल f ऑफ जाय। नेक्स्ट स्टेप पे किसकी इक्वल आ गया, जब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट x इंटू ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी माइनस ए टू एक्स जाय एफ ऑफ जाय डी जाय। x माइनस जाय कॉमन ले लिया तो इंटीग्रल हमारे पास क्या आ गया, ए टू एक्स एक्स माइनस जाय एफ ऑफ जाय डी जाय, और जाय की बजाय हम t से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए टू एक्स एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये तो डबल इंटीग्रल को हमने रिड्यूस किया सिंगल इंटीग्रल में। अब इसमें कुछ चीजें हम देखते हैं, एफ ऑफ टी डी टी डी जाय लेफ्ट हैंड साइड पे जो डबल इंटीग्रल में हमारे पास वैल्यू डिफाइन है, वैसे ही हमने राइट साइड पे सिंगल इंटीग्रल में भी वही वैल्यू लिखी है, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब जो एक्स्ट्रा वैल्यूज थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, एक्स माइनस टी की फॉर्म में, और एक इंटीग्रल साइन खत्म हो गया। इसी आइडिया को हम जनरलाइज करें तो जनरलाइज करने के लिए क्या है, ए टू एक्स वन ए टू एक्स एन माइनस वन, डिफरेंट लिमिट्स हमने इंटीग्रेशन पे डिफाइन कर दी, और फंक्शन हमारे पास u ऑफ एक्स एन डी एक्स एन अप टू डी एक्स वन। तो डबल इंटीग्रल में हमारे पास क्या था, राइट साइड पे 1/1 फैक्टोरियल, मींस जो भी n की वैल्यू होगी, अगर n 2 है मींस डबल इंटीग्रल है तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर इक्वेशन में हम देख सकते हैं 1/1 फैक्टोरियल 1 की इक्वल है, तो उसे हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल ए टू एक्स एक्स माइनस टी रेज टू पावर n माइनस 1 u ऑफ टी डी टी। अब इसी इक्वेशन का प्रीवियस इक्वेशन से या अबव इक्वेशन से हम कंपैरिजन करें, जब डबल इंटीग्रल को हमने रिड्यूस किया सिंगल इंटीग्रल में, तो उसमें वही हुआ 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 2 थी, डबल इंटीग्रल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, और x माइनस टी रेज टू पावर n माइनस 1। जब उस एक्सपोनेंट में भी हमने 2 माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया तो वो रिजल्ट भी 1 की इक्वल आया। इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वाड्रुपोल इंटेग्रल I of x equals to 0 to x 0 to x 0 to x 0 to x u of t dt 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 and dt। तो इसे हम इंटीग्रेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, जनरल फॉर्म में हमने देखा कि हमारे पास इस टाइप के इंटीग्रल्स थे, 0 to x 0 to x1 0 to x2 0 to x n minus 1 u of x n dxn dxn minus 1 and so on dx1। तो उसे हमने रिड्यूस किस फॉर्म में किया था, 1 ओवर n माइनस 1 के नंबर ऑफ इंटीग्रल्स n है, तो राइट साइड पे 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटीग्रल 0 टू x माइनस t रेज टू पावर n माइनस 1 u ऑफ t dt। तो अब इसमें देखें हमारे पास इंटीग्रल इस एग्जांपल में कितने डिफाइन हैं, 4 इंटीग्रल्स हैं। तो 4 इंटीग्रल्स को जब मैं राइट साइड पे सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करूंगा या रिड्यूस करूंगा, तो जनरल फॉर्म के मुताबिक हमारे पास ये रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 टू x
0 to x u of t dt and dt by general form 1 over total integral 4 है 4 minus 1 factorial integral 0 to x minus t raised to power 4 minus 1 u of t dt और कंपैक्ट फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी या फाइनल फॉर्म 1 over 3 factorial 0 to x minus t raised to power 3 u of t dt। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इंटीग्रल्स को सिंगल इंटीग्रल में रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन फीचर है या मेन थ्योरम यहाँ पे किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेबनिज रूल या जनरलाइज लेबनिज फार्मूला जो कि गिवन है d by dx लिमिट अल्फा ऑफ x टू b ऑफ x बीटा ऑफ x f of x t dt equals to f of x बीटा ऑफ x d बीटा over dx माइनस f of x अल्फा x d अल्फा over dx प्लस लिमिट अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x पार्शियल f over x t और पार्शियल x dt। अगर इस जनरलाइज लेबनिज फार्मूला को हम देखें तो ये जनरलाइजेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं d by dx ऑफ a to x f of t dt equals to f of x। तो ये भी हमारे पास उसकी जनरलाइजेशन है। लेबनिज फार्मूला को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें हम लेट करते हैं। वो लेट फंक्शन हम डिफाइन करेंगे f of phi of x phi of alpha beta x equals to alpha of x beta of x f of xt dt। और साथ इसके हमने कंसीडर क्या करना है पार्शियल f ओवर पार्शियल t xt इक्वल्स टू f ऑफ xt। तो फाई ऑफ अल्फा बीटा x जो कि फंक्शन अल्फा बीटा और x का है उसे हमने किसके इक्वल कंसीडर किया लिमिट अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x f ऑफ xt dt। और अगर हम इंटीग्रल या जनरलाइज लेबनिज फॉर्म में देखें लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके मीनिंग्स क्या बन जाएंगे d by dx ऑफ फाई ऑफ x ये हमने कैलकुलेट करना है वेयर फाई इक्वल्स टू फाई ऑफ अल्फा बीटा एंड x। तो d फाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा d फाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यूजिंग चेन रूल। यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि फाई फंक्शन ऑफ अल्फा फाई फंक्शन ऑफ बीटा एंड फाई फंक्शन ऑफ x है। तो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x प्लस जब विद रिस्पेक्ट टू बीटा हम पार्शियल फाई बाई पार्शियल बीटा इंटू डी बीटा बाई डी एक्स प्लस पार्शियल फाई बाई पार्शियल अल्फा डी अल्फा ओवर डी एक्स। क्योंकि अल्फा सिंगल वेरिएबल है फंक्शन ऑफ एक्स तो उसे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स टी डी टी
जिसे हम लिख सकते हैं कंटिन्यूटी की वजह से अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एक्स टी डी टी। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल बीटा। तो पार्शियल फाई और पार्शियल बीटा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पार्शियल फाई ओवर पार्शियल बीटा और पार्शियल ओवर पार्शियल बीटा इंटू उसे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू बीटा ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बीटा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल बीटा एक्स बीटा ऑफ एक्स माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल बीटा एक्स अल्फा ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x और अल्फा ऑफ x और इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू बीटा डिफरेंशिएट करना है, तो ये फैक्टर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। और जो स्टार्ट में हमने कंसीडर किया था फाई ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट अल्फा ऑफ x टू बी ऑफ x एफ ऑफ एक्स टी डी टी, और सेकेंड एक कंडीशन हमने साथ लेट की थी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी, जो सेकेंड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टी अगर उसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स टी की फॉर्म में। अब यहाँ पे हम टी को बीटा और अल्फा से रिप्लेस करते हैं, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल बीटा उस कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए किसके इक्वल हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स। सिमिलरली जब पार्शियल फाई को विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल अल्फा, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा फर्स्ट फैक्टर का जब डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और टर्म हमारे पास क्या बचनी है? माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल अल्फा एक्स अल्फा ऑफ एक्स, और जो सेकंड प्रॉपर्टी थी उसके मुताबिक हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एक्स। तो प्रीवियस स्लाइड पे हमने क्या लिखा था उसकी जनरल फॉर्म, उसे हम स्टार का नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को, ये हमारे पास इक्वेशन स्टैरिक। और इसी इक्वेशन में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद फर्स्ट पार्शियल फाई बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट अल्फा एफ एक्स टू बीटा एफ एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। स्टार बिकम्स डी फाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू पार्शियल एफ अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स एक्स टी डी टी प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल बीटा। तो पार्शियल फाई बाय पार्शियल बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई? एफ ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स इंटू डी बीटा बाय डी एक्स, क्योंकि बीटा हमारे पास सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो उस पार्शियल डेरिवेटिव को हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देंगे। माइनस एफ ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एक्स इंटू डी अल्फा बाय डी एक्स, और इसे हम रीअरेंज करें तो ये हमारे पास जनरलाइज लेबनीज फार्मूला बन जाता है कि हम एफ ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एक्स को पहले लिख लें और पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स डी टी को एंड पे लिख लें, तो हमारे पास ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लेबनीज रूल डिराइव हो जाएगी। अब ये फॉर्म किस तरीके से अप्लाई होती है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डी बाई डी एक्स इक्वल्स इंटीग्रल
0 to x माइनस टी स्क्वेयर u ऑफ टी dt। इसमें थोड़ी सी चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं। अब अल्फा ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है? अल्फा ऑफ x इक्वल्स टू 0, उसी को इनके साथ कंपेयर करें। बीटा ऑफ x अपर लिमिट इक्वल्स टू x एंड f ऑफ एक्स टी। अब f ऑफ एक्स टी हमारे पास क्या है? इंटीग्रल के अंदर ये सारी वैल्यू, क्योंकि वहां पे हमने इंटीग्रल में देखा d बाई डी एक्स अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टी। तो ये u ऑफ टी और x माइनस टी स्क्वेयर मीन्स कर्नल और अननोन फंक्शन का कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास f ऑफ एक्स टी की इक्वल आ जाएगा। x माइनस टी स्क्वेयर u ऑफ टी एफ ऑफ एक्स टी की इक्वल आ गया। अब जनरल फॉर्म में हमारे पास क्या था? d बाई डी एक्स अल्फा ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स टी डी टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बीटा ऑफ एक्स इंटू डी बीटा बाई डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एक्स डी अल्फा बाई डी एक्स प्लस अल्फा ऑफ एक्स टू बीटा ऑफ एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एक्स टी डी टी। अब यहां पे देखें अल्फा ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो रिजल्ट क्या आ जाएगा? वो भी 0। एम्प्लाइज डी अल्फा ओवर डी एक्स 0 सिंस अल्फा ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड डी बीटा by dx equals to 1 because alpha beta of x equals to x. Identity function and derivative of identity function equals to 1. Next partial f over partial x. तो partial f over partial x chain rule apply करेंगे। partial f over partial x equals to 2 into x minus t 2 minus 1 u of t। ओरिजिनल इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करें जो जनरल फॉर्म है हमारे पास। अब देखें f ऑफ x बीटा x, f ऑफ x बीटा x जो हमने लेट किया था उसकी जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वो वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस टी स्क्वेयर u ऑफ t dt। अब बीटा ऑफ x की जगह हमने x, तो जनरल फॉर्म हमारे पास f ऑफ x बीटा ऑफ x f ऑफ x बीटा ऑफ x। अगर ओरिजिनल फॉर्म को मैं देखूं तो वो फॉर्म मेरे पास क्या बन जाएगी? x माइनस बीटा ऑफ x स्क्वेयर u ऑफ t dt। अब जब बीटा ऑफ x को हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस x 0, ये सारी टर्म 0 होगी फर्स्ट टर्म। उसके बाद f ऑफ x अल्फा x और f ऑफ x अल्फा x पे हम देखें कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 0 u ऑफ t, लेकिन साथ ही जब उसका हम डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, तो सेकंड टर्म भी हमारे पास 0 ही हो जाएगी। लास्ट टर्म पे देखें पार्शियल f और पार्शियल x 2 इंटू एक्स माइनस टी u ऑफ t, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो d बाई डी एक्स यूजिंग लेबनिज रूल 0 टू एक्स माइनस टी स्क्वायर u ऑफ t dt वो किसके इक्वल हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू एक्स माइनस टी स्क्वेयर u ऑफ t dt इक्वल्स टू, हम इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं? अल्फा ऑफ x 0 टू x और 0 टू x पार्शियल f और पार्शियल x किसके इक्वल है? 2 को आप बाहर ले लें या साथ मल्टीप्लाई करें x माइनस टी u ऑफ t dt। तो ये हमारे पास लेबनिज रूल अप्लाई करने का तरीका कि किस तरीके से हम लेबनिज रूल को अप्लाई कर सकते हैं प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट एग्जांपल उसी तरीके की एग्जांपल ही है, उसी टाइप से रिलेटेड ही है, बट इसमें हमने अब क्या किया कि x माइनस टी
का एक्सपोनेंट लेस कर दिया और नेक्स्ट एग्जांपल में सिर्फ u ऑफ t हमने डिफाइन किया है। अब इसी को हम जनरल फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करें तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, वही जनरल फॉर्म d बाई डी एक्स अल्फा ऑफ x इक्वल्स टू फर्स्ट केस में, जब इस केस को हम डिस्कस करते हैं d बाई डी एक्स इंटू 0 टू x x माइनस टी u ऑफ t dt, तो अल्फा ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, बीटा ऑफ x इक्वल्स टू x d अल्फा बाई डी एक्स इक्वल्स टू अगेन 0 एंड d बीटा बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, और f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, f ऑफ x t इक्वल्स टू x माइनस टी u ऑफ t dt विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल x इक्वल्स टू, तो x माइनस टी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u ऑफ t कांस्टेंट है तो 1 u ऑफ t, यहाँ पे u dt साथ फंक्शन के शामिल नहीं करना, पार्शियल f और पार्शियल x इक्वल्स टू u ऑफ t। जनरल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करें तो बीटा ऑफ x सब्स्टिट्यूट करने से x माइनस एक्स टी x माइनस एक्स 0 और d अल्फा बाई डी एक्स सब्स्टिट्यूट करने से तो फर्स्ट टर्म भी 0 एंड सेकंड टर्म भी 0, हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी, d बाई dx ऑफ इंटीग्रल 0 टू x x माइनस टी u ऑफ t dt इक्वल्स टू 0 टू x u ऑफ t dt। प्रीवियस एग्जांपल देखें, हमारे पास x माइनस टी स्क्वेयर u ऑफ t कन्वर्ट किस में हुआ था, 0 टू x x माइनस टी u ऑफ t dt। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने x माइनस टी स्क्वेयर की बजाय x माइनस टी की वैल्यू ली तो वो रिड्यूस हुआ यूजिंग लेबनिज जनरलाइज्ड फार्मूला 0 टू x u ऑफ t dt। अब लास्ट एग्जांपल हमारे पास यही डिफाइन है, d बाई डी एक्स 0 टू x u ऑफ t dt, तो लेबनिज फार्मूले में देखें अल्फा ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड बीटा ऑफ x इक्वल्स टू x, d अल्फा बाई डी x इक्वल्स टू 0 एंड d बीटा बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब f ऑफ x t इस केस में हमारे पास डिफाइन है u ऑफ t, तो x की जगह t की जगह बीटा ऑफ x, f ऑफ x बीटा ऑफ x लें तब भी हमारे पास वैल्यू u ऑफ t आएगी, क्योंकि हमारे पास कर्नल की वैल्यू डिफाइन नहीं है, 1 है कर्नल तो वो 1 ही रहेगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल में अल्फा ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड बीटा ऑफ x इक्वल्स टू x implies d alpha by dx equals to 0 and d beta by dx equals to 1। f of x t वो क्या डिफाइन है यहाँ पे हमें, इक्वल्स टू 1 इंटू u ऑफ t, 1 किसके लिए डिफाइन किया, कर्नल के लिए डिफाइन किया, जो हम कर्नल ऑफ t या डिफरेंस ऑफ कर्नल डिफाइन करते हैं, पार्शियल f ओवर पार्शियल x, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, u ऑफ पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू t, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0। जनरल फॉर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ t dt। अब देखें कर्नल हमारे पास या कर्नल डिफरेंस u ऑफ t dt इक्वल्स टू f ऑफ x बीटा ऑफ x, कर्नल क्योंकि 1 की इक्वल है तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u ऑफ x, और अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 की इक्वल है, वो टर्म भी 0 एंड पार्शियल f और पार्शियल x 0, तो हमारे पास ये रिजल्ट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, d बाई डी एक्स 0 टू x u ऑफ t dt इक्वल्स टू u ऑफ x। आखिर में इस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, तो समरी उसकी, फर्स्ट हमने क्या डिफाइन किया, सोल्यूशन ऑफ एन इंटीग्रल इक्वेशन, के इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। उसमें हमने ये डिफाइन किया कि इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन एक ऐसा फंक्शन है
जिसे हम उस इंटीग्रल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो रिजल्ट हमें आइडेंटिटी की फॉर्म में मिले, और आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन ऑफ x भी है फंक्शन ऑफ t भी है, तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू x की फॉर्म में हमें मिलनी चाहिए। उसकी अल्टरनेट डेफिनेशन हमने ये की थी कि अगर किसी इंटीग्रल इक्वेशन का फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम उसका सॉल्यूशन तब कहेंगे जब राइट हैंड साइड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन में वो सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और उसका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच कर जाए तो वो भी उसका सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद सॉल्यूशन से रिलेटेड हमने कुछ रिमार्क्स पेश किए। वो कुछ वैल्यूएबल रिमार्क्स क्या थे कि उसकी एग्जिस्टेंस, सॉल्यूशन की यूनिकनेस किस तरीके से हमने चेक करनी है। उसके अलावा क्या अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लोज फॉर्म में, एग्जैक्ट सॉल्यूशन की फॉर्म में या नहीं, तो उसमें हमने ये कंक्लूड किया था कि इन जनरल वो पॉसिबल नहीं है। और दोनों का डिफरेंस एरर चेक करने के लिए और कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हमने ये कहा था कि अगर नॉन लीनियर इक्वेशंस ले ली जाएं तो उनका सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी हमारे पास आ सकता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में चेक किया था, नॉन लीनियर इक्वेशन लेके उसके दो डिफरेंट सॉल्यूशन आए थे रियल, तो यूनिकनेस वहां पे डिस्टर्ब हो गई थी। यूनिकनेस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन तब जस्टिफाई होती है जब हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस डिफाइन कर दें। उसके अलावा इन जनरल नॉन लीनियर इक्वेशन को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पढ़ी। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी के साथ हमने कुछ थ्योरम्स डिस्कस किए। थ्योरम्स इस फॉर्म में थे कि किस तरीके से मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में रिड्यूस किया जा सकता है, और डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल वाया जनरलाइज्ड लेबनिज फार्मूला किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, उनसे रिलेटेड उनके प्रूफ थे, एग्जाम्पल्स थी उन रिलेटेड थ्योरम से। नेक्स्ट जो हमारा था कन्वर्जन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वो कंबाइन नहीं हो सका ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफिज।